सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। साइकोलॉजी में हम अधिगम टॉपिक कर रहे हैं और अधिगम टॉपिक में हम अधिगम के सिद्धांत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया है। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं या उपनाम कह लीजिए, तो इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रतिष्ठित सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, सीआर थ्योरी, सहज प्रक्रिया सिद्धांत। ये जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम है या उपनाम है। तो क्वेश्चन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पूछ लिया जाए सीधा कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि क्लासिकल थ्योरी किसने दी? पावलोव ने। या सीआर थ्योरी किसने दी? पावलोव ने। तो अन्य नामों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव, जो रूस के हैं और शरीर शास्त्री हैं। पावलोव ने प्रयोग कुत्ते पर किया है। पावलोव, आप कैसे याद करेंगे पावलोव ने कुत्ते? पावलोव, आप क्या पालते हो घर में? कुत्ते को पालते हैं। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया है। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। इसमें कृत्रिम उद्दीपक जो है वो घंटी यानी ध्वनि थी, घंटी का बजाना, और इसमें प्राकृतिक उद्दीपक है वो भोजन है, और अनुक्रिया क्या होती है कि लार का टपकना होता है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। तो जब कुत्ते के सामने भोजन होता है तो स्वाभाविक क्रिया क्या होती है कि कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। और फिर दूसरे चरण में जो है पावलोव ने जो है कुत्ते के साथ भोजन के साथ साथ ध्वनि को भी प्रस्तुत किया, और इन दोनों में जो है प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो गया। जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन व ध्वनि प्रस्तुत की जाती है तो कुत्ते के सामने जो है मुंह से लार टपकने लग जाती है। तो ये जो पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव की बुक है द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी। ये जो है पावलोव की बुक हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो पावलोव की है। एनिमल साइकोलॉजी बुक किसकी है? तो ये पावलोव की है। तो बुक्स भी ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो 1904 में जो है पावलोव को पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अब सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसमें पावलोव ने जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है इसका क्या अर्थ है? यदि अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया हो तो अनुकूलित अनुक्रिया या सहज प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक में जो है प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर लिया जाता है। अर्थात यदि अधिगमकर्ता के द्वारा कृत्रिम उद्दीपक और प्राकृतिक दोनों में प्रगाढ़ संबंध कर लिया जाता है तो दोनों के द्वारा एक ही प्रकार की अनुक्रिया होती है जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। तो प्रयोग के मुख्य बिंदु क्या हैं? ये जो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया इसमें कुत्ते पर प्रयोग किया, और प्रयोग के 3 चरण हैं। तो पहले चरण में क्या होता है कि कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक क्रिया क्या होगी कि कुत्ते के मुंह से जो है लार टपकनी शुरू हो जाएगी। तो कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। भोजन की क्या है? प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है। इसे ही अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं और यूसीएस कहते हैं। तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन जो है प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है और इसको अनानुबंधित उद्दीपक और यूसीएस कहते हैं। और जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है, स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या अनुक्रिया होगी? तो कुत्ते के मुंह से क्यों है लार टपकेगी। तो स्वाभाविक अनुक्रिया लार का टपकना क्या हो गया? स्वाभाविक अनुक्रिया या प्राकृतिक अनुक्रिया, या इसे अनानुबंधित अनुक्रिया कहते हैं और यूसीआर कहते हैं। तो ये जो है पहले चरण में हुआ। अब दूसरे चरण में क्या होता है कि कुत्ते के सामने जो है भोजन भी प्रस्तुत किया जाता है और साथ में ध्वनि प्रस्तुत की जाती है, यानी ध्वनि घंटी का बजाना। तो कुत्ते के सामने भोजन प्लस घंटी का बजाना प्रस्तुत किया गया। भोजन को क्या कहते हैं? यूसीएस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक, और घंटी बजाना जिसे सीएस कहते हैं, या ध्वनि जिसे अनुबंधित उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन के साथ घंटी या ध्वनि बजाई जाती है तो स्वाभाविक क्रिया क्या होगी? तो लार टपकेगी। कुत्ते के मुंह से जो क्या है लार टपकेगी, और इसे यूसीआर कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो अनुबंध स्थापित हो जाता है प्राकृतिक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक में जो है प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट चरण में क्या होता है, जो हमारा तीसरा चरण है, इसमें जो कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाता, ध्वनि या घंटी का बजाना ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सीएस
कहते हैं। तो जैसे ही कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है तो स्वाभाविक तो फिर क्या अनुक्रिया होगी, जैसे ही घंटी बजाई जाएगी तो कुत्ते के मुंह से जो है लार का टपकना शुरू हो जाएगा, जो कि अनुकूलित अनुक्रिया यानी सहज प्रतिक्रिया है। यानी कि तीसरे चरण में जो है भोजन के साथ भोजन नहीं दिया जाता, सिर्फ घंटी बजाई जाती है, ध्वनि प्रस्तुत की जाती है। तो सेकंड चरण में जो है भोजन और ध्वनि के साथ जो अनुबंध स्थापित हुआ था कि जैसे ही कई बार इस क्रिया को दोहराया गया, भोजन के साथ घंटी बजाएगी, लेकिन नेक्स्ट चरण में फिर क्या हुआ कि भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी बजाएगी। जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते के सामने तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने शुरू हो गई। तो इसे ही क्या कहते हैं, सहज प्रतिक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत से क्या होता है, यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो है आदतों का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल है कि एक बालक अपनी पुस्तकें एक निश्चित स्थान पर रखता है, एक दिन रैंक वहाँ से हटा दी जाती है, फिर भी बालक उस निश्चित स्थान पर ही जाता है। कि इस सिद्धांत से क्या होता है कि बालकों में आदतों का निर्माण होता है। वाटसन ने अपने 11 माह के बालक अल्बर्ट व खरगोश पर जो प्रयोग किया वह प्रयोग भी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। तो पावलो ने जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है वह प्रयोग कुत्ते पर किया गया और उसके 3 चरण है वो हमने अच्छी तरह से समझे हैं। अब इसका जो है शैक्षिक महत्व क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। भय व डर को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में भय व डर को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए भी सहायक है। यह सिद्धांत जो है बालकों में भाषा विकास के लिए सहायक है, इसके द्वारा भाषा का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है, यानी बार बार क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का निर्माण और बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है और जो बच्चों में बुरी आदत है उसको छुड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी है। तो ये सिद्धांत जो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये मानसिक रोगियों के उपचार के लिए सहायक है, यानी मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी है। शिक्षा में सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग जो है इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षण में जो कराया जाता है सर्वदर्शी सामग्री के द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है वो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में जो है भोजन भी प्रस्तुत किया जाता है और ध्वनि भी प्रस्तुत की जाती है, यानी दृश्य सर्वय दोनों सामग्री जो है प्रस्तुत की जाती है। तो यह सिद्धांत जो है दृश्य सर्वय सामग्री का उपयोग इसमें किया जाता है। तो नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द न कहें जो आगे चलकर जो है कुंठा में बदल जाएं, जैसे कि बच्चों में प्रेम व घृणा का विकास भी इसी प्रकार से होता है। कदाचारी और समस्यापरक व कुसुमाजित बातों का उपचार में ये उपयोगी है। ये सिद्धांत जो है बालकों में जो बालक कदाचारी हैं, समस्यापरक हैं, कुसुमायोजित है बच्चे हैं, उनके उपचार में जो है उपयोगी है। नेक्स्ट है यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित होने के कारण पुनरावृत्ति वाले विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी है, जैसे इतिहास, भूगोल, इनमें जो है पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। तो यह सिद्धांत जो पुनरावृत्ति पर आधारित होने के कारण जो है इन विषयों के लिए उपयोगी है। ये हमने जो है शैक्षिक महत्व देखा है कि इससे शिक्षा में क्या लाभ है इस सिद्धांत के। अब हम करेंगे कमियां कि इसमें सिद्धांत में क्या कमियां हैं या इसके क्या दोष हैं। तो देख लेते हैं। केवल मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशालियों के लिए नहीं। यह सिद्धांत जो है मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनके लिए ही उपयोगी हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो नेक्स्ट है यदि कृत्रिम उद्दीपक बार बार दिया जाता है तो अनुकूलित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है और सिद्धांत असफल हो जाता है। यानी कि इस सिद्धांत में अगर कृत्रिम और स्वाभाविक उद्दीपक में जो संबंध स्थापित कर लिया जाता है और अगर बार बार सिर्फ कृत्रिम उद्दीपक ही दिया जाएगा तो इससे जो क्या होती है, जो अनुकूलित अनुक्रिया जो संबंध बना था वो समाप्त हो जाएगा और ये सिद्धांत जो है असफल हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य को एक मशीन या यंत्र समझ लिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि मनुष्य में तर्क, चिंतन शक्ति, समस्या समाधान आदि के द्वारा सीखता है। तो इसमें जो मनुष्य को क्या समझ लिया जाता है, यंत्र या मशीन समझ लिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि मनुष्य में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति होती है, समस्या समाधान की जो है शक्ति होती है, इनके द्वारा ही जो मनुष्य सीखता है। तो ये हमने जो है इसके लाभ क्या हैं और इसमें क्या कमियां हैं ये देखा। अब हम करेंगे इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु कि इस सिद्धांत के जो मुख्य शब्द हैं उन पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलोप या विलोपन क्या है, तो इनके पर ध्यान में रख लेते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि विलोप या विलोपन क्या होता है। जब स्वाभाविक उद्दीपक न दे करके सिर्फ कृत्रिम उद्दीपक बार बार दिया जाए तो अनुकूलित अनुक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, विलोप या विलोपन कहते हैं। तो समय कारक या सन्निधता का सिद्धांत क्या कहलाता है। उचित अनुबंधन के लिए
5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए। तो ये समय कारक है। तो इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका क्वेश्चन जो है सही हो, गलत न हो आपका आंसर। तो हमने जो है इस वीडियो में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किया जो पावलोव ने दिया, इसके कुत्ते पर प्रयोग किया है, इसके कौन कौन से चरण हैं, इसके शैक्षिक लाभ क्या हैं और इसमें क्या कमियां हैं, और जो मुख्य शब्द हैं उनको भी हमने ध्यान में रखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।